नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हैं हम। मुख्यमंत्री जापान में है, प्रधानमंत्री इजराइल में है और मुख्यमंत्री जिस तरह से तड़के सुबह सुबह जापान में पहुंचे और सुबह सुबह 5 सवा 5 बजे के आसपास उन्होंने फोटो पोस्ट की। सिंगापुर में योगी योगी के नारे, जापान में योगी आदित्यनाथ अपनी एक विकासवादी नेता की छवि बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच साहिब की एक एजेंसी पहुंच गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। हंगामा मच गया, बवंडर मच गया, बवाल खड़ा हो गया और योगी आदित्यनाथ के पास जापान में पहुंची खबर। और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री खड़े हो गए मोदी साहब की एजेंसी के सामने, संवेदनहीन बता दिया। पता नहीं राजनेता और नेता को लेकर कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया। सीधे सीधे अगर मैं कहूं शिव जी, बिना किसी लाग लपेट के कहूं तो गुजराती लॉबी और गोरखपुर लॉबी अब आप आमने सामने आ गई है। एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और कब, कहां, क्यों, कैसे और किसके आदेश पर, ये तमाम चीजें इस स्टोरी में हम दर्शकों के सामने रखेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में और उसके बाद एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। कहीं जाइएगा मत। जय शिव जी। बड़ी गंभीर समस्या है। सूबे का मुखिया विदेश यात्रा पर जाए और सूबे में जांच एजेंसियां कूद पड़े। गए हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक खासम खास विधायक के घर जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं। विधायक की हालत बहुत सीरियस है। जब अभी विधानसभा सत्र चला तो उसमें वो 10 मिनट के लिए भी नहीं जा पाए। स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य उनका चिंताजनक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ हों और चुनाव लड़ें और फिर विधानसभा। इस दौरान सुनने में ये आ रहा है कि उनकी नर्स और उनके डॉक्टर तक को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। ये बेहद गंभीर बात है। इस दौरान अगर विधायक जी के स्वास्थ्य में या उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई ऊंच नीच होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन संतोष जी, ये लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली आज खुलकर जंग मैदान में आ गई है। इसको आप कैसे देखते हैं कि योगी के मंत्री ने केंद्र के पूरे अमले को खुली चुनौती दे दी है? कहा आओ मैदान में। देखिए शिव जी, मैंने जिस दिन योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद खबर चलाई थी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने पर, दावेदार बनाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहमत हो गया है, उसी दिन मैंने कहा था कि गुजराती लॉबी इतनी आसानी से इसको स्वीकार नहीं करेगी। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। इंतजार कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके तार सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ तक जुड़ते हुए नजर आए और उनका जो फ्लोर है ना, जिसको पावर फ्लोर माना जाता है, पावर कॉरिडोर माना जाता है लखनऊ में, उस तक भी ये तार हो सकता है पहुंचते हुए नजर आए। क्योंकि गुजराती लॉबी के धंधे पर असर पड़ा है। गुजराती लॉबी से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन रहे हो और गुजराती लॉबी से आप धंधा भी छीन रहे हो। दोनों चीज छीन लोगे तो ये कैसे काम चलेगा। तो वो एक तरह से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और दर्शकों से वो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आप सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के मंत्री का अगर वो पोस्ट दिखा सके तो हम एक एक करके उसका विश्लेषण करेंगे। क्योंकि वो पोस्ट अपने आप में, ध्यान से देखिएगा, दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के बीजेपी विधायक है, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और बीजेपी विधायक के तौर पर राहुल गांधी से मुकाबला करते हैं। वो जो दिशा की बैठक होती है ना, जिला विकास वाली जो बैठक होती है, कहते हैं मैं मंत्री हूँ, मुझे राहुल से बड़ी कुर्सी दो। तो राहुल से बड़ी कुर्सी इनको मिल गई, भाई वहां जिला अधिकारियों ने इनको दे दी। लेकिन अब इनके अपने ही केंद्र सरकार की एजेंसी पहुंच गई और इनको मजबूरी में उनके खिलाफ तन कर खड़ा होना पड़ा। देखिएगा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, वित्त मंत्री के लिए, किसके लिए कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये लिख रहे हैं कि उमा शंकर सिंह विधायक रसरा जनपद बलिया, जिनके घर में मेरी बेटी ब्याही है। डिस्क्लेमर है, मतलब अपना रिश्ता भी उन्होंने बता दिया कि घर में आज आयकर विभाग के द्वारा रेड की जा रही है, छापा पड़ रहा है। ये उमा शंकर सिंह बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं तो आगे मैं जरूर बताऊंगा इनके बारे में। देश प्रदेश के राजनेता, आयकर सहित सभी संस्थाओं को पता है। देखिए, देश और प्रदेश के सभी राजनेता को पता है। सभी में सब लोग आ जाते हैं शिव जी, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, अमित शाह भी आ जाते हैं।
वो कह रहे हैं कि सबको पता है कि उमा शंकर सिंह 2 वर्ष से अधिक से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उमा शंकर सिंह जी के लिए धनार्जन नहीं, सांसें बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा है। सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए। आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं। विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी नहीं जा सके। सभी नेता को पता है, सभी राजनेता को पता है, उनकी तबीयत खराब है, हालत खराब है, फिर भी उनके यहाँ छापा मरवाया जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? और आगे तो वो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। एक ही संस्था आयकर विभाग गई है ना, ये संस्थाएं कह रहे हैं, इशारा दिल्ली दरबार तक है। और इस प्रकार की और आगे क्या कह रहे हैं वो कि इस प्रकार की परिस्थितियों में दुर्लभतम अपराधों में भी माननीय न्यायालय दया के आधार पर याचिका स्वीकार कर दोष मुक्त कर देते हैं। किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता, दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं कि संवेदनहीन राजनेता कौन है जिसकी तरफ योगी के मंत्री इशारा कर रहे हैं। योगी के मंत्री लिख रहे हैं कि किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ा देने की सोच सकता हो। प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सद्बुद्धि दे, ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दे और संस्थाओं को भी सद्बुद्धि दे। मैं दर्शकों को बता देता हूं, आयकर विभाग जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन सरकार और संगठन दोनों अमित शाह चलाते हैं और सरकार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो योगी के मंत्री जो कह रहे हैं कि सभी राजनेताओं को पता है, उसमें मोदी भी है, शाह भी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। योगी के मंत्री ये कह रहे हैं कि इस कठिन दौर में कौन संवेदनहीन राजनेता, तो वो संवेदनहीन राजनेता योगी के मंत्री किसको कह रहे हैं? क्योंकि भैया आयकर विभाग तो मोदी सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करती है, लेकिन आयकर विभाग लखनऊ में और वो भी योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा छापा मारती है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में, निश्चित तौर पर वे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी के बिना नहीं होगा। तो अब योगी आदित्यनाथ के मंत्री सीधे सीधे उतरकर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल रहे हैं, अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साध रहे हैं। और जैसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में ये इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है बिना मोदी के मंजूरी के नहीं पहुंची होगी, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ के मंत्री जिस तरह से मोदी और उनके करीबी नेताओं के बारे में जिस तरह की शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो योगी आदित्यनाथ की सहमति के बिना तो नहीं कर रहे हैं। तो ये खुलकर वो लड़ाई जो गुजराती लॉबी बनाम गोरखपुर की लॉबी की थी, वो खुलकर अब मैदान में आ गई है। शिव जी, मंत्री जी, तो ये तो आपने उनकी पोस्ट पढ़वा दी। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ऐसा उनका कौन दुश्मन है जिसे पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है? कौन नेता बदला ले रहा है? ये बात बड़ी गंभीर है। कौन है जो उनसे बदला ले रहा है? ये जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे, ये बाराती बनकर उनके घर में घुस गए। अब आप सोचिए क्या लॉजिक है? जब वो बीमार थे वहां बाराती कैसे पहुंचे? मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि उन्हें भयंकर बुरी तरीके से कैंसर से पीड़ित हैं। कहां कहां पुलिस, अब कहां कहां इनके यहाँ छापा मारा जा रहा है वो भी हम दर्शकों को बता दें कि सोनभद्र में कंपनी के दफ्तर पर, लखनऊ के आवास पर, बलिया के आवास पर 50 से ज्यादा अफसर गाड़ियों में भरकर लखनऊ विधायक जी के आवास और परिसर को बुरी तरह घेर लिया। किसी के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी। टीम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। रेड का पता चलते ही उमाशंकर के समधी और पूर्व विधायक राकेश सिंह पहुंचे। टीम ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में टीम 12 गाड़ियों में कंपनी के दफ्तर पहुंची है। कुछ गाड़ियों पर शादी के पंपलेट लगे थे, इसलिए कंपनी वाले पहचान नहीं पाए। इसके अलावा बलिया के रसड़ा में उमाशंकर के घर पर टीम पहुंची है। मेन गेट बंद कर अंदर सर्चिंग हो रही है। कौशाम्बी के में विधायक के गिट्टी और बालू मिक्सिंग प्लांट पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। अधिकारियों ने प्लांट के परिसर को चारों ओर से घेर लिया। मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जो खबर जानकारी मिल रही है कि अगस्त 2025 में कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनकी कंपनी ने 33,604 घनमीटर गिट्टी का अवैध खनन किया है। इससे सरकार को करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। इसी से माना जा रहा है कि सरकार ने नाराज होकर उनके
ऊपर ये रेड डाली है। अभी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उमाशंकर सिंह रसड़ा से लगातार 3 महीने 3 बार से विधायक हैं। उन्हें ब्लड कैंसर है। पिछले महीने ही अमेरिका से ब्लड चेंज करा कर लौटे हैं। फिलहाल वो लखनऊ में अपने आवास पर आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। उधर जब इस छापा पड़ा है तो सबसे पहले दिनेश प्रताप सिंह बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गए हैं। वो उनके आवास पर पहुंचे हैं और नाराजगी व्यक्त की है। आप सोचिए संतोष जी, इतनी पीड़ा में कोई व्यक्ति हो, उस समय अगर उसके घर इनकम टैक्स का छापा पड़े, कम से कम उसे अलग कर देना चाहिए, उसके रूम को बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए। नहीं शिव जी, डॉक्टर और नर्स का नहीं जाने देना, उमा शंकर सिंह के स्वास्थ्य को लेकर योगी के मंत्री का गंभीर आरोप लगाना और ये कहना कि कौन राजनेता बदला ले रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई राजाओं की है और इसमें सेना को मोहरा बनाया जा रहा है। योगी के मंत्री का ये कहना कि कौन बदला निकाल रहा है, उमा शंकर सिंह की कोई लड़ाई केंद्र में बैठे हुए किसी मंत्री के साथ तो है नहीं शिव जी, प्रधानमंत्री के साथ तो उनकी कोई लड़ाई है नहीं, गृह मंत्री के साथ उनकी कोई लड़ाई है नहीं, और वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक है मायावती की पार्टी के, जिनके बर्थडे में मायावती भी जा चुकी हैं, और वो योगी आदित्यनाथ के ही एक मंत्री दया शंकर सिंह को उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत वो बता चुके हैं। पिछले वर्ष एक बड़ी झड़प हुई थी, तो बदला जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और नेता उमा शंकर सिंह से तो नहीं निकाल रहा है, लेकिन उमा शंकर सिंह जिनके करीबी माने जाते हैं, क्या ये छापा उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदेशा देने के लिए है कि सिंगापुर जाके आप योगी योगी के नारे लगवा रहे हैं, जापान जाके आप योगी योगी के नारे लगवा रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, मोदी के स्टाइल में बोल रहे हो कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में था क्या, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो किसी जमाने में ये भी कह दे कि उत्तर प्रदेश तो नक्शे पे ही नहीं था, वो तो मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने उत्तर प्रदेश की बाउंड्री तय की, कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी भी ऐसे कहा करते थे। तो मोदी की स्टाइल में आप बोलोगे, मोदी को इशारा दोगे कि कुर्सी खाली कर दीजिए साहब, अब योगी आ रहे हैं, तो ये काम तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने एक इशारा कर दिया, ईडी को भी आगे नहीं किया है, सिर्फ सीबीआई को भी आगे नहीं किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे किया है, और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले एक विधायक जो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक, अब कई सारे भक्त पूछ जाएंगे कि भैया मायावती की पार्टी के विधायक है, अब वो उमा शंकर ये सिंह भी को बता जानने दीजिए से, वो ये भी बता दीजिए वो राजपूत विधायक है। ना वो जाति की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, दर्शक समझ गए होंगे कि भैया राजा भैया योगी आदित्यनाथ के क्यों करीब है, उनकी तो अपनी राजनीतिक दल है, अपनी पार्टी है। उसी तरह से उमा शंकर सिंह भी योगी आदित्यनाथ के चहेते बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने समझने वाले इस बात को जानते हैं, और उमा शंकर सिंह के बहाने, हालांकि दुख मुझे इस बात का है कि कोई व्यक्ति इस तरह की हालत में है जैसे दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, ऐसे हालात में कम से कम उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को नहीं करनी चाहिए, ये तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई है। और जैसे ही ये हुई, जापान में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने सिस्टम को एक तरह से स्टार्ट कर दिया, और नहीं तो किसकी औकात है, किसकी हैसियत है कि बीजेपी का कोई भी मंत्री हो वो केंद्र की एजेंसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो केंद्र की एजेंसी के मालिक यानी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को संवेदनहीन बताते हुए नजर आए, वो राजनेताओं के रवैये पर सवाल उठाते हुए नजर आए, ये सीधा तौर पर इशारा है। और अब ये लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसके तार, जैसा कि मैंने कहा शिव जी, योगी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर ढंग से अपना काम ना कर पाया तो फिर मोदी साहब की एक और चहेती एजेंसी ईडी को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन के मामले में अभी कुछ ईडी को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ भी लगी है, लेकिन फिर भी ईडी पे बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, केस को सॉल्व करवाने के मामले में नहीं, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजने के मामले में। तो ये लड़ाई अब कदम दर कदम आगे बढ़ती हुई जा रही है। गुजराती लॉबी का उतरना, गोरखपुर लॉबी का पलटवार करने के लिए उतरना, छापे की कार्रवाई अभी तक जारी है। इंतजार करते हैं इनकम टैक्स विभाग आधिकारिक रूप से क्या बताता है, लेकिन लखनऊ में एक बड़ी राजनीतिक हलचल तो शुरू हो गई है, और एक राजनीतिक हलचल केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी है, जो बताऊंगा आपके दर्शकों को। नहीं नहीं, यहाँ पे ये बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री जी जब गए तो केशव प्रसाद मौर्य जी कैसे विदेश पहुंचे, और केशव प्रसाद मौर्य को विदेश भेजने की क्या रणनीति है, केंद्र वालों की है कि मुख्यमंत्री की? देखिए, डिप्टी सीएम तो वो उत्तर प्रदेश के हैं, अगर मुख्यमंत्री ना चाहते तो डिप्टी सीएम नहीं जा सकता था विदेश यात्रा पर, और डिप्टी सीएम न केवल गए,
बल्कि योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी भी उनके प्रतिनिधि मंडल के हिस्से हैं, और जो मंत्री प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा साहिबाबाद के विधायक हैं, वो भी उनके साथ। अब इसका खेल मैं बताता हूं। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया था, उन्होंने अपने पार्टी छोड़कर गए एक व्यक्ति को क्या बना दिया था, पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया था। वो भी मनोज मजे ले पांडे। रहे हैं। हाँ, मनोज वो भी पांडे। मजे ले रहे हैं। वो मजे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में दोस्ती होने की खबरें निकलकर सामने आ रही। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लग गया कि 17 में अमित शाह ने धोखा दे दिया, 22 में मुझे चुनाव हरवाया गया, लेकिन उसके बाद मेरा विभाग बदल के मुझे अपमानित किया गया, अमित शाह उस समय भी कुछ नहीं कर पाए। 26 में अचानक मोहन भागवत आते हैं और मुझे बताते हैं कि भैया योगी तो दिल्ली जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक को हम प्रमोट कर रहे हैं, आप ये फैसला कर लीजिए कि आपको यूपी में नंबर 2 में रहना है या केंद्र की राजनीति में आना है। यानी जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को कहा जा रहा है। तो उनको ये लग गया कि भैया अगर योगी प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री तो बना ही सकते हैं ना एक। तो उनको लगा कि चलिए पैचअप करते हैं। उस पैचअप की शुरुआत, और इधर विदेश यात्रा पर जाना हो गया। अब जैसे ही गुजराती लॉबी को लगा, खासतौर से अमित शाह को, कि ये तो केशव प्रसाद मौर्य भी पलटी मार गए, तो उनको लग गया कि ऐसे तो यूपी हाथ से निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश में बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर केशव प्रसाद मौर्य भी उस लॉबी की तरफ चले गए तो। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस लॉबी की तरफ वो चले गए हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा तो उनको उनका पुराना मंत्रालय जो पहली सरकार में उनके पास था 2017 से 2022 के बीच में, पीडब्ल्यूडी दिया जाएगा। और कभी कभी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अखिलेश यादव के सूत्र बहुत गहरे हैं, या अधिकारी भाप जाते हैं ना, तो वो खबरें धीरे धीरे पहुंचाना शुरू करते हैं। उधर योगी मंत्रिमंडल में पुराना वाला विभाग केशव प्रसाद मौर्य को मिलने की सुगबुगाहट शुरू हुई, और इधर मजे लेने के लिए अखिलेश यादव ने पोस्ट करके बता दिया कि भैया इनको पीडब्ल्यूडी मिलने जा रहा है, और बाकी दो को भी कुछ मंत्रालय उन्होंने बताए हैं। लेकिन एक चीज बताइए, ये तो अजीबोगरीब मामला हो जाएगा। फिर क्या अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार, क्या दिल्ली वालों ने धोखा दे दिया केशव को? केशव क्यों पलटे? केशव के पलटने का, जो कल तक बिहार के प्रभारी थे, बिहार में आपको याद होगा बिहार चुनाव जीते गए तो उनकी बाइट सूचना विभाग के द्वारा चलवाई गई, आपने तो याद है, हमने उस पर स्टोरी भी की। तो केशव क्यों विद के दिल्ली खेमे से, गुजरात लॉबी से क्यों दूरी बनाई? देखिए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार उनका विश्वास तोड़ा जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनको कहा गया पूरे यूपी घूम जाओ, ओबीसी वर्ग को जोड़ो। पूरे उत्तर प्रदेश घूमे। उन्होंने ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, ओबीसी वर्ग को और कुछ हद तक दलितों को भी साधा, और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में दिलाई। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो मनोज सिन्हा का नाम धीरे से आ गया। अब अमित शाह उस पर काउंटर नहीं कर पाए। बाद में उसमें नाम आ गया योगी आदित्यनाथ का। अब वो ताकते रह गए। उनके साथ तो करीब ये 5वीं बार 6ठी बार जो है शिव जी, जो गुजराती लॉबी ने या दिल्ली की लॉबी ने धोखा दिया। और जब उनको ये तय हो गया, भागवत साहब का संदेशा मिल गया एक तरह से कि अब योगी दिल्ली जा रहे हैं, यूपी ब्रिजेश संभालेंगे, तो उनको लग गया मैं तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। भाई, जिनके लिए मैं योगी से लड़ता रहा वो मुझे अनाज छोड़कर जा रहे हैं, और ये भी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि जाने से पहले कम से कम मुझे कुछ दे दिया जाए। तो बेटर है कि जो बार बार धोखा दे रहे हैं उन पर भरोसा करने के बजाय एक बार उन पे भरोसा कर लूं जिनसे मैं पिछले 9 सालों से लड़ रहा हूं। और योगी आदित्यनाथ को भी इसकी जरूरत है शिव जी। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप केंद्र की राजनीति में जाएंगे, मैं दर्शकों को बताता हूं, अगर आप केंद्र की राजनीति में जाएंगे, एक बड़ा ताकतवर ओबीसी नेता अगर आपके साथ खड़ा है तो उसका फायदा होगा। 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं शिव। और केशव प्रसाद मौर्य भरोसेमंद रहे हैं। कम से कम 9 सालों तक वो योगी आदित्यनाथ ने देख लिया है कि कितना भी ज्यादा परेशान किया, लेकिन वो गुजराती लॉबी के साथ खड़े नजर आए। तो उनको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर अपनी वफादारी सिफ्ट कर रहे हैं तो वो मेरे लिए एक भरोसेमंद नेता हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में भी मुझे एक भरोसेमंद नेता छोड़कर जाना है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब यहाँ पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मोहन भागवत का फैसला था। तो गुजराती लॉबी एक एंगल है, मोहन भागवत की लॉबी एक एंगल है, योगी आदित्यनाथ की लॉबी एक एंगल है, और बीच में अब इनकम टैक्स विभाग आ गया है। आने वाले दिनों में सीबीआई भी आ सकती है और ईडी भी आ सकती है। चलिए, अब देखना है कि इस पूरे मामले पर आगे और क्या होता है, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि अब फंसी हो गई है, और इस फंसी में
कौन किस खेमे में खड़ा नजर आएगा। अब तो पलटवार होंगे, इस खेमे का फिर उस खेमे का। जब खेमेबाजी बन जाती है तो संतोष जी बहुत कुछ विकराल परिस्थितियां होती हैं। और अब यह तय हो गया, जो खबर आपको बता रहे हैं आप अंदर से, कि खेमेबाजी बड़ी तादाद में बन चुकी है। और उसके बाद सिंगापुर में योगी योगी के नारे ये साबित कर रहे हैं कि योगी ने मोदी के सामने चुनौती प्रस्तुत कर दी कि सिंहासन खाली करो, हम आ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक कमेंट आपसे पूछूंगा कि अब योगी की सियासत आप कहां देख रहे हैं, लखनऊ या दिल्ली की रास्ता आगे बढ़ते हुए? देखिए, योगी लखनऊ से गोरखपुर जाने को तैयार नहीं है। योगी को गोरखपुर भी चाहिए, योगी को लखनऊ भी चाहिए और योगी को दिल्ली भी चाहिए। लेकिन अब गुजराती लॉबी उनको कम से कम आज की तारीख में दिल्ली देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपनी चाल चल दी है, योगी ने अपनी चाल चल दी है। और ये शतरंज पर जो बिसात है वो बिछ चुकी है और दोनों ही फिलहाल अपने अपने मोहरे को आगे कर रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों की सेनाएं आमने सामने हो जाएगी तो फिर हो सकते हैं कि दोनों ही पक्ष जो है, शतरंज की भाषा में कहूं तो घोड़े, हाथी, ऊंट भी निकाल सकते हैं। और फिर तब तक भी अगर फैसला नहीं होगा तो फिर राजा खुलकर आमने सामने नजर आएंगे। अब वो खुलकर आमने सामने कब नजर आएंगे और उसमें मोहन भागवत की भूमिका क्या होगी, मोदी वर्सेस योगी की लड़ाई में अमित शाह कब तक और कितनी तेजी से साथ दे सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं शिव जी, मैंने करीब 6 महीने पहले कहा था, जब जुलाई का वाकया है, जब जगदीप धनखड़ को अपमानित करके एक तरह से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया था, बाद में तमाम चीजें निकल कर सामने आई। मैंने उस समय भी कहा था कि अब वफादारियां बदलने का दौर शुरू हो गया है और वफादारियां बदलने के इस दौर में कब कौन कब तक किसके साथ रहेगा, ये अपने आप में संशय की स्थिति होगी। आप याद कर लीजिए कि संसद भवन में, संसद परिसर में जब लोकसभा में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, किताब का जिक्र कर रहे थे, कैसे राजनाथ सिंह खड़े हुए, पता नहीं वो बचाने के लिए खड़े हुए कि फंसाने के लिए खड़े हुए थे। और उसके बाद जो है अमित शाह लगातार कई दिनों तक नदारद रहे, यानी उन्होंने मोदी को कह दिया कि यार तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अब नहीं आऊंगा। ये तमाम चीजें ये बता रही है कि लड़ाई दो लॉबी की तो शुरू हो गई है, लेकिन बाकी जो नेता है वो भी इस लड़ाई में अब अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी जिम्मेदारियां तलाश रहे हैं। और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि मैं अगर इसका साथ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर उसका साथ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और कृष्ण प्रसाद मौर्य जैसा सूत्र बता रहे हैं कि लगभग अपनी भूमिका वो तय कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को भी अब अपनी अपनी भूमिका तय करनी है। उन नेताओं को भी जो किसी जमाने में नेता बनने का सपना देखते थे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, अब उनको भी अपनी भूमिका तय करनी होगी कि वो वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ है या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने वाले योगी आदित्यनाथ, छीनने की इच्छा रखने वाले आदित्यनाथ के साथ है। तो ये वफादारियां बदलने का समय है, लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं है। चलिए हम देखते हैं किसका सिलसिला थमेगा, किसका रुकेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से भी कहूंगा, अपील करके जरूर बताइए, एक सवाल के जवाब दीजिएगा भैया, जो आदमी इतना बीमार हो उसके यहाँ केंद्रीय एजेंसी, कहीं ना कहीं तो राजनीति का कोई एक पैमाना तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए कि भैया इससे आगे मत जाना, इससे आगे मत सोचना। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार। धन्यवाद।